जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल यह इतिहास का दूसरा अध्याय है, एंशियंट हिस्ट्री का, एक्चुअली प्राचीन इतिहास का। वैदिक काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है। आइए, यूपीपीसीएस में प्रत्येक वर्ष यह किसी न किसी रूप में आता ही है मेंस में, और आईएएस में ये लगभग 10 सालों में 3 से 4 बार आया हुआ है। तो हम सबसे पहले उन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर अध्ययन अध्यापन का काम शुरू करने। पहले हम लोग ना प्रीलिम्स के में जो आए हुए एग्जाम्स, जो क्वेश्चंस हैं आईएएस में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कब कब आए हैं, किस किस सन में, उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर जो है जैसे कि आप ये देखिए, एक ये 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस में, यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना? ऋग्वैदिक कालीन और ऋग्वैदिक कालीन आर्यों, ऋग्वेद कालीन आर्यों, यूपीएससी 2017 प्रीलिम्स। क्वेश्चन आया हुआ है ऋग्वेद कालीन आर्यों, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच के अंतर, संस्कृति के बीच के अंतर संबंध को बताइए। और भी है, लेकिन आप ऐसे समझिए। अब ऑप्शन ए में, मतलब सॉरी, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 के अंतर्गत दिया है ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। अब आप यहाँ देखिए, ऋग्वेद कालीन आर्य जो है कवच शिरस्त्राण का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। और दूसरा स्टेटमेंट है ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, यानी ऋग्वेद कालीन में जो आर्य थे उनको सोने, चांदी और तांबे का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। अब एक बात ये समझिए, हम लोगों ने अध्ययन किया था कि हड़प्पा घाटी सभ्यता में लोहे का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ था।
कांसे का और तांबा तो उसके पहले ही, मतलब स्टोन एज में जब हम लोग पढ़ा रहे थे तो स्टोन एज के बाद ताम्र संस्कृति हमने पढ़ाया था, है ना। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र, उसके अवशेष प्राप्त हो गए थे। तो अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें आप देखिए कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को सोने चांदी और तांबे का तो ज्ञान था। चलो ये तो बात सही है, सोने चांदी और तांबे का इनको ज्ञान था, क्योंकि ये हड़प्पा घाटी सभ्यता के बाद भी आ रहे हैं, उसके बाद भी आ रहे हैं ये। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल तांबे और लोहे का, तो लोहे का ज्ञान नहीं था, तांबे का तो ज्ञान था, तांबे से कांसा इन्होंने बनाया, लेकिन लोहे का बिल्कुल इन्हें ज्ञान नहीं था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पाएगा, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। तो अब इसमें से सही कौन कौन से थे? केवल 1 ए, केवल दो और 3 बी, 1 और 3 और डी, 1 3 1 2 3। तो आप ये देखिए जहां जहां 2 होगा वो तो कट जाएंगे, यानी कि बी और डी तो वैसे ही कैंसिल हो गए, बचे एक, मतलब ए और सी, तो सी इसमें आंसर इसका जो है सही है। अब एक क्वेश्चन और आया हुआ है, मतलब आईएएस में इस चैप्टर से, मतलब वैदिक काल से एक क्वेश्चन और आया हुआ है। वो क्वेश्चन क्या है? अब एक चीज यहाँ पे और भी देख सकते हैं, भारत के संपरितक के नीचे उत्कीर्णक भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते कहाँ से ली, किस मतलब अभी वैदिक काल में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसके बारे में नहीं पता होगा, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता होगा, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि नहीं पता होगा, ठीक है। और पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्हें नहीं पता उनको बहुत अच्छा है, दोनों के लिए बेहतर है। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये इसमें आया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है कठ उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से, ठीक है। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसी को देखेंगे आप, एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन कब आया हुआ था? ये 2014 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और है। अब देखिए इससे कुछ लोग मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, पर मैं जो है इसको वैदिक काल में, क्योंकि जो दर्शन की जो चर्चा हुई है, अब ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य दर्शन के बारे में पूछ रहा है ये, उनके जो विचार है किस पे हैं, किस विषय पे है ज्यादातर। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि हम इसको वैदिक काल में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऋग्वेद के नासदिक, जो नासदिक सूक्त है उसमें छह दर्शनों का उल्लेख किया गया है, तो ये वैदिक काल का है, तो हम इसमें वैदिक काल में ही इसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन जो है, और एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आया था कि बड़ा इजी क्वेश्चन था, 2017 में आया था, वो 2017 में आया था कि वैदिक संस्कृति जो थी वो किस संस्कृति से संबंधित थी, मतलब किस प्रकार की संस्कृति थी। जैसे कि हड़प्पा घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक संस्कृति ग्रामीण सभ्यता थी, तो इस वो था इसके अंदर। अब हम लोग यूपीएससी में आईएएस, मतलब यूपीएससी में जो आए हुए मेंस में जो सवाल है कब कब आए थे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कब कब आए हैं बेसिकली ये। तो एक मिनट देखिए, क्लास करने से पूर्व अगर हमें ये पता चले कि किस किस जगह पे कहाँ कहाँ, तो हम रणनीति आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये युद्ध है, एग्जाम है ना, तो इस युद्ध को जीतने के लिए हमें रणनीति बनाना अति आवश्यक है ना। हम लोग देखेंगे कि किस किस जगह पे आए हुए हैं ये सवाल, है ना। कहाँ रख लिया हम लोगों ने? अच्छा ठीक है, यूपीपीसीएस में
कई जगह आया हुआ है ये सारे। अच्छा अब देखिए 2023 में लेते हैं कि 2023 में कब आया, क्या आया था। 2023 में क्वेश्चन आया था मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है कि वैदिक साहित्य का परिचय बताइए। यूपीपीसीएस, अब देखिए हमने 3 क्वेश्चन बताया यूपीएससी में, 2017, 2014 और 2013, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब यूपीपीसीएस मेंस में, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था वो, कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, है ना, ग्रामीण सभ्यता या शहरी, ठीक है। अब देखेंगे आप 2023 मेंस में, यूपीपीसीएस में ना ज्यादातर मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैदिक काल से। तो अब देखिए कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वैदिक साहित्य के बारे में पूछ रहे हैं। वैदिक साहित्य के बारे में, वैदिक साहित्य क्या है उनके विषय, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, वैदिक साहित्य का परिचय। तो अब ये है कि कैसे इसको लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी जब अध्ययन करेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए, 8 नंबर का ये क्वेश्चन है मेंस के अंतर यूपीपीसीएस में, ठीक है। अब अभी देखिएगा इस और क्वेश्चन कब आए हुए हैं, 2022 में क्वेश्चन आया है, 2022 में नहीं आया है, 2021 में 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का। तो अभी हम लोग जब समझाएंगे तो आप देखेंगे कि मतलब पूर्व में कुभा नदी और पश्चिम में, सॉरी, पूर्व में गंगा नदी और पश्चिम में कुभा नदी, जो उसकी भौगोलिक सीमा बनाई गई थी, उसके जो बीच का जो क्षेत्र था वह, है ना। अब इसके बारे में जब हम लोग इसका अध्ययन कर लेंगे, निश्चित तौर पे आपको इसका बहुत अच्छे से आप ये मेंस और फिल्म दोनों में लिख पाएंगे, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक सीमाओं के बारे में इसमें डिस्कस करा गया है, तो उसका क्वेश्चन पूछा ये 2021 में, यानी देखिए 2023 में पूछा, फिर 2021 में पूछा है, फिर जो है 2020 में भी पूछा है। 2020 में क्या पूछा है, अब थोड़ा सा शॉर्ट में है ये, वर्ण व्यवस्था पर गांधी के विचारों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप सवाल ये उठ रहा है कि गांधी जी के बारे में पूछा है, तो ये वैदिक काल से कैसे संबंध हो गया। तो आप ये लिखेंगे कि भारत में वैदिक जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई है, वेदों में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल से शुरू हो रही है। तो आप यह भी कह सकते हैं कि गांधी जी भी वेदों के ऊपर बात करते थे, जाति व्यवस्था के संपोषक थे, वो जाति व्यवस्था को मानते थे, लेकिन उनकी जो जाति व्यवस्था थी वो वैदिक परंपरा से अकॉर्डिंग थी। इसीलिए तो वो खुद ही, जब आप देख रहे होते हैं कि जब आजादी के बाद नोआखली में जब प्रॉब्लम हो रही थी, तो आजादी के बाद वो जाके किसी एक जगह पे ना झाड़ू पोछा लगा रहे थे, मतलब कुछ इस तरह से काम कर रहे थे, मतलब मस्त मौला मलंग टाइप व्यक्ति थे वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप वैदिक परंपरा के हिसाब से जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं, तो निश्चित तौर पे आप में क्लेश हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप यह डिराइव करेंगे, कि यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जाति व्यवस्था का मूल कॉन्सेप्ट है वो कर्म है, ना कि जन्म है ना। तो गधा भी जन्म के आधार पे किसी बहुत अच्छे घर में पैदा हो जाए, तो इसका मतलब नहीं गधापन उसका दूर हो जाएगा, उसके कर्म अच्छे हैं, गधे घर में भी पैदा होकर बहुत बेहतरीन कोई हो सकता है। तो यह वैदिक परंपरा का जो जाति सिस्टम था। तो ये 2020 में उन्होंने पूछा गांधी पे वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो आप स्टार्ट वहीं से करेंगे, है ना, ऋग्वेदिक काल से ही। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन और आया है 2019 में भी, तो देखिए लगातार आया है 2019, 2020, 2021, 2023, बस 22 में नहीं आया कोई क्वेश्चन। अब इसमें जो 2020 में जो आया हुआ है,
अब देखिए, जो वैदिक काल में वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए एवं वर्तमान में इसकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, उसके बारे में इन्होंने बात किया हुआ है। ठीक है, हम लोग निश्चित तौर पे बड़े अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजे से पढ़ेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम ये चैप्टर खत्म करेंगे तो आप लोग एकदम पूरे दावे के साथ जो है एकदम होशियार रहेंगे और ये कहेंगे कि यार मजा आ गया है ना। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप लोग आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले अब हम लोग वैदिक काल के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग ये बात किए कि देखिए अभी और भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे बिहार पीसीएस है और झारखंड पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सारे एग्जामों में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। सर्वाधिक रूप से तो मुझे लगता है प्रीलिम्स में अगर कहीं आता है तो बिहार पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, इन सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू यूपी पीसीएस, है ना। तो अब हम लोग एक चीज ये देखेंगे, वैदिक काल क्या है। वैदिक मतलब, वैदिक से क्या समझ में आ रहा है। वैदिक मतलब वेद आधारित, वेद आधारित। अब सवाल ये उठ रहा है कि वैदिक से वेद तो समझ में आया, पर वेद का मतलब नहीं समझ में आया। वेद का मतलब क्या हुआ। वेद जो है, वेद मतलब ज्ञान, ज्ञान। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई हमेशा से तो हम अंग्रेजी में पढ़ते आए हैं नॉलेज मतलब, है ना, नॉलेज मतलब ज्ञान। ये वेद का मतलब क्या, कैसे ज्ञान हो गया, है ना। एक श्लोक है, वेदो अखिलो धर्म मूलम सर्व ज्ञान मयो ही सह। अर्थात जो संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है वह क्या है, वेद है। तो उसी भाषा को हम क्या कह रहे हैं, वेद। वेद ही ज्ञान है। तो मतलब कहने का ये हुआ, अब दो प्रमुख कृतियां हैं जो आसानी से हम सबके बीच में अवेलेबल हैं। ब्रह्मगुप्त लिखित, ब्रह्मगुप्त द्वारा लिखित ब्रह्मसूत्र, और महर्षि दयानंद सरस्वती